प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और मीडिया विभाग के लिए बेहद खास दिन है, जब देश के जाने माने जन सेवक जो एक आम व्यक्ति की तरह जीवन बिताते हुए आम व्यक्ति की भाषा में आम व्यक्ति की ही आवाज उठाते हैं, संसद में जो सरल और सहज रूप से बड़ी गंभीर बातों को भी रख जाते हैं, ऐसे आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामदास अठावले जी का यहां आगमन हुआ है। मैं सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चा के पूर्व प्रभारी अध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता और रायपुर लोकसभा के प्रभारी हमारे आदरणीय संदीप शर्मा जी, और आरपीआई से ही राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री विजय प्रसाद गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय श्री अभिषेक वर्मा जी और प्रदेश इकाई महिला विंग की आदरणीय उषा आफले जी यहाँ मौजूद हैं। आरपीआई से बाकी भी जो भी साथी मौजूद हैं, सभी की गरिमामय उपस्थिति में आप सभी का स्वागत। और आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय श्री रामदास जी को आग्रह करता हूं। उपस्थित सभी पत्रकारों का बीजेपी के तरफ से स्वागत किया है। और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल है, जिनको देश का लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। देश की जनता ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में उखाड़ कर फेंक दी है कांग्रेस की जड़, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने फेंक दी है कांग्रेस की जड़। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की रिपोर्ट भी आ रहे थे कि यहाँ बीजेपी आएगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट रिपोर्ट आ रहे थे कि भाई वहां भी बीजेपी आएगी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर, 90 सीटों में से 54 सीट जीतकर क्लियर बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला। और भूपेश बघेल जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है उसको उखाड़ फेंकने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। कमाना है तो कमाओ, लेकिन कमाते वक्त तो थोड़ा अच्छा जमाओ। इतना मत कमाओ। और कमाना है तो उसके पेपर रखो, क्या कर रहे हैं, कितना कमाया है। मोदी सरकार कोई बिजनेस के लिए विरोध नहीं करती है। मोदी सरकार कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए विरोध नहीं करती है, लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। हिसाब किताब ठीक नहीं रखेगा तो वहां ईडी जाती है और उसकी इंक्वायरी होती है, फिर वो लोग जेल में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी को जेल में नहीं डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर नेता है और उनको हराने के लिए इंडिया की आघाड़ी जो है, इंडिया की आघाड़ी एकजुट होकर 28 पार्टियां नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रही है। लेकिन मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की मेरी पार्टी है। 12 साल से 2012 से बीएमसी इलेक्शन जो मुंबई में हुआ था, तब से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है। और ये जो
इंडिया आघाड़ी वाले, कांग्रेस वाले बहुत बड़ा गलत प्रचार कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र धोखे में है। लोकतंत्र धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, तुम्हारी इंडिया आघाड़ी धोखे में है, और इसीलिए कोई लोकतंत्र को बिल्कुल खतरा नहीं है। 10 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागपुर आए थे, महाराष्ट्र में। उन्होंने संविधान बदलने की भूमिका रखने वाले कांग्रेस को चैलेंज देकर बताया है कि भाई हम संविधान बदलने का विषय नहीं है, हम संविधान मजबूत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाकर वहां भारत का संविधान लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर में ये संविधान नहीं लगता था, वहां तिरंगा झंडा नहीं लगता था, लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहां तिरंगा झंडा लहर रहा है। वहां का आतंकवाद 99% से ज्यादा खत्म हो चुका है। आर्मी को पूरे अधिकार मिल गए हैं, पहले आर्मी को ये अधिकार नहीं थे और आतंकवाद करने वालों को बहुत बड़ा मौका मिलता था। लेकिन अभी आर्मी के हाथ में अधिकार आने के बाद वहां पूरी शांति है। वहां दुनिया भर के टूरिस्ट श्रीनगर में, कश्मीर में जा रहे हैं। देश के टूरिस्ट भी कश्मीर में जा रहे हैं, उनको भी डर लगता नहीं है। तो 370 आर्टिकल से पूरे देश का संबंध था। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का विषय था और वो पूरा जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुलवाने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से 46 करोड़ लोगों को लोन 50,000 से लेकर 10 लाख तक का मिला है। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है, उसका 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान शौचालय के साथ मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है सरकार, कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। किसानों के लिए बहुत सारा फायदा हुआ है। तो ऐसे कई निर्णय जो है, 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हो, उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल बाबा साहब के मेमोरियल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और 26 अली पोरोड का मेमोरियल हो, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, महू का बाबा साहब की जन्मस्थली हो, या मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की थी, वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी और अभी वहाँ काम चल रहा है। 450, 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू दादर में चैत्य भूमि के बाजू में खड़ा होगा। एक काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा और ये संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की बात ये करते हैं। लेकिन इमरजेंसी लागू करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इन लोगों ने उसके कार्यकाल में कम से कम 80 अमेंडमेंट इन लोगों ने इनके कार्यकाल में हुए थे। मुझे लगता है कि संविधान बदलने की भाषा ये जो लोग करते हैं, संविधान बदला नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बात तो भारत तोड़ो की करते हैं। भारत जोड़ने का तो सवाल रह गया बाजू में, लेकिन भारत को तोड़ना कैसा है? दलित मुसलमानों को भड़काकर मेन स्ट्रीम से उनको अलग करने की भूमिका आप रखते हैं, अच्छी बात नहीं है। राजनीति में अगर तुमको सत्ता मिलती है तो तुम सत्ता में रहो। जनता अगर तुम्हारे साथ 70 साल तक थी, अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है, और जब तक हमारी एनडीए स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग है, तब तक तुमको सत्ता मिलने वाली नहीं है।
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। वो कितनी भी कोशिश करे, वह प्रधानमंत्री के दावेदार हर पार्टी में है। ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है, बाकी के लोग भी, मतलब हर एक पार्टी के लोग तैयार। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, बाहर कब आएंगे मालूम नहीं है। तो मतलब वो दारू घोटाले के केस में अंदर गए हैं, तो हमें कोई मुख्यमंत्रियों को अंदर डालने का हमारा विषय नहीं है, ये विषय ईडी का विषय है। इसीलिए मतलब 10 सालों में जो काम हुए हैं उसके लिए हम जनता के सामने मतलब हम आ रहे हैं। और आज मैं यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में आया हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी 11 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त लास्ट टाइम तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी की थी, अभी 11 सीटें चुनकर लाने का संकल्प हमारा है। महाराष्ट्र में हमारी 42 सीटें थी पहले, अभी 48 सीटें लाने का हमारा संकल्प है। हमारी जो महायुति है वहाँ, उस महायुति के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, तो वहाँ 48 में से 48 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और देश भर में मोदी जी का है नारा, करना है हमें, मोदी जी का नारा है 400 सीट करना है पार, 400 सीट हमें करना है पार, और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गाँव गाँव की जाग रही है नार, गाँव गाँव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 400 पार सीटें करने का हमारा संकल्प है। अभी हमारी 303 सीटें बीजेपी की है और एनडीए की 351 सीटें है। तो 400 सीटें अभी जितना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 50 सीटें, यहाँ 2 सीट बढ़ेगी। साउथ इंडिया में भी बीजेपी की अच्छी सीटें आंध्रा में आएगी। कर्नाटक में 26 में से 20-22 सीट आने की संभावना है। तेलंगाना में 4 सीटें, उसमें और भी 3-4 सीटें बढ़ने की संभावना है। आंध्रा में सीट हमारी आएगी, अभी एक भी नहीं आंध्रा में। तमिलनाडु में अभी एक भी सीट नहीं है, वहाँ भी कुछ 7-8-10 सीटें चुनकर आ सकती है। पांडिचेरी की सीट भी वहाँ बीजेपी जीत सकते हैं। मैं पांडिचेरी जाकर आया हूँ, मैं कन्याकुमारी जाकर आया हूँ, मैं चेन्नई जाकर आया हूँ, मैं त्रिवेंद्रम जाकर आया हूँ। तो वहाँ पे मतलब केरला में भी अच्छा वातावरण है। तो साउथ इंडिया में भी हमारी सीटें बढ़ेगी। और इस वक्त की घोषणा हमारी है 400 पार, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। तो 500 पार का नारा जब हम और भी 5 साल काम करेंगे, हमारी इकोनॉमी 5 नंबर पर अभी है, हम 3 नंबर पर आएगी। बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएगी। तो ये मौका जनता के हाथ में होता है। जनता हमारे साथ है, जितनी गालियां दी ना उतनी गालियां दे दो। मोदी जी गालियां खाने के लिए मशहूर है, मतलब वो आप गालियां इतनी दे रहे हैं। मोदी जी नीच है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। तो ये इसी तरह की जो बयानबाजी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एक जो यहाँ के यहाँ के एक कवासी है, कवासी बोलते हैं कि यहाँ कहाँ का एक कवासी है, नहीं बस्तर से, बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी, मतलब हम तो प्रवासी हैं। और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा?
मतलब मोदी इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है, हमारा हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन कांग्रेस वाला जल्दी हारेगा। और मोदी जी से इंडिया आघाड़ी वाला डरेगा। और इसीलिए मतलब हमारा कहना है कि इतना है कि और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ मतलब बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे निर्णय भी इधर हुए हैं। यहाँ एक 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम छत्तीसगढ़ के सरकार ने पूरा किया है। 70 लाख से ज्यादा 12,000 रुपया प्रति वर्ष विवाहिता माता बहनों को महतारी वंदन योजना की बात सरकार ने किया था, उसे प्रति माह 1,000 रुपए करके डायरेक्ट बैंक खाते में डालकर 10 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने की शुरुआत किया गया। अभी 3 अप्रैल को 655 करोड़ रुपया की महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त का भी भुगतान प्रदेश सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना सरकार का मोदी गारंटी में था, उसे भी पूरा किया है। पीएससी घोटाला का जांच सीबीआई द्वारा करने की घोषणा सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदने की सरकार ने धोरण किया है। और ऐसा मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का जो काम है, एक काम पूरा किया है। 2 साल का जो बकाया बोनस 12 लाख किसानों का, उसे 3,718 करोड़ 25 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये 2 साल का बकाया बोनस वर्तमान सरकार ने भुगतान किया है। तो ऐसी कई निर्णय जो है ये है। और अभी मैंने मुख्यमंत्री साहब से आधा घंटा बात की, और विष्णुदेव साय जो मोदी सरकार में 2014 से 19 तक मंत्री थे, और मैं भी मतलब उसी मंत्रिमंडल में एमओएस में था, पहले से उनके साथ मेरी अच्छी पहचान है। और आज उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं इधर आया हूँ। मैं विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने पूरी सीटों पर मतलब 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया था, और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया। आज उनके आवास में उनका अभिनंदन मैंने किया, उन्होंने भी मेरा तो स्वागत किया। और हमने एक मांग किया है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बिरसा मुंडा जी का एक बड़ा मेमोरियल जो है ये यहाँ रायपुर में होना चाहिए। और एक 2-3 एकड़ जमीन लेकर मतलब दोनों स्मारक बहुत बड़े करने के बारे में भी हमने सुझाव दिया है, और वो उसका जरूर अपन विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और दूसरा SC ST का जो बैकलॉग है वो पूरा करने के बारे में, और 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला है वो भी बैकलॉग जो है, और ओबीसी का बैकलॉग है, ये पूरा करने के बारे में भी जरूर हम निर्णय लेंगे चुनाव के बाद, ऐसा उन्होंने आश्वासन दे दिया है। और उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बार आदिवासी समाज को एक राज्य का मतलब
झारखंड में तो आदिवासी ही पूरे है, वहाँ तो वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी होता ही है। दूसरे किसी राज्यों में अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन यहाँ विष्णुदेव साय को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर एक आदिवासी समाज का, ट्राइबल समाज का बहुत बड़ा सम्मान किया है। इसलिए मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बना है, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी जातियों को सत्ता का मौका मिलना चाहिए, और ये बीजेपी का मिशन है। और बीजेपी कोई मोदी सरकार कोई संविधान बदलेगी नहीं। ये कांग्रेस वाले या इंडिया आघाड़ी वाले रोज बातें करते रहते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, लेकिन संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। ये मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागपुर के सभा में बोला है कि भाई हम तो संविधान मजबूत कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझको बड़ा आदर है, वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये संविधान बदलने का विषय ही नहीं है, लेकिन दलितों में, मुस्लिमों में गुमराह करने के लिए इसी तरह की बातें की जाती है। इस बातों का हम कड़ा विरोध करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है देश को, ये संविधान मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये संविधान बदलने का विषय बिल्कुल नहीं है। आपके सवाल आमंत्रित हैं, एक प्रश्न एक एक प्रश्न है कि हाँ बोलो। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, 400 सीटें आपके अनुसार आ जा रही है, तो अठावले जी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक भविष्य पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? किसका भविष्य? क्षेत्रीय पार्टी। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी आपके जैसे जो स्टेट की पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां हैं, हाँ। जब कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस के भाजपा के पास 400 सीटें आ जा रही है, तो क्षेत्रीय पार्टी है रामदास अठावले की जो छोटी पार्टी है, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मेरा भविष्य ये होगा कि मैं भविष्य में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं 8 साल से मैं हूँ, और ये प्रचार किया जाता है कि भाई बीजेपी वाली छोटी पार्टियों को मतलब खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी देश भर में बढ़ रही है, और बीजेपी के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बोलते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बोलते हैं। 2014 में 282 सीटें मिली थी, अभी 303 सीटें में मिली है 19 में, अभी 370 सीट का अनुमान है। तो मतलब बीजेपी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर मोदी जी आगे चल रहे हैं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। कभी भी बीजेपी वाला बीजेपी की सरकार नहीं बोलता है, सरकार एनडीए की है, बीजेपी के नेतृत्व में है एनडीए, लेकिन सरकार एनडीए की है। इसलिए हमारे सभी जो छोटे छोटे दल है, इनका भविष्य बहुत अच्छा है, और मोदी जी का भविष्य अच्छा है, तो हमारा अच्छा क्यों नहीं रहेगा? हमारा भी अच्छा भविष्य रहेगा। मोदी सरकार में आप 400 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या लगता है आपके नेता पाक साफ हैं, खाली विपक्ष पर ही क्यों पड़ रहा है? क्या बोल रहे हैं? विपक्ष पर ही क्यों ईडी की कार्रवाई होती है? विपक्ष में अपोजिशन। अच्छा, नहीं, विपक्ष पर ईडी कार्रवाई इसलिए होती है कि भाई ईडी विपक्ष वाले ठीक काम नहीं करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन वो ठीक कमाई नहीं करते हैं, रिकॉर्ड ठीक नहीं रखते हैं। और रिकॉर्ड अगर ठीक रखते हैं और समझो ईडी ने अरेस्ट किया है, ईडी ने गलती की होगी, तो कोर्ट उनको क्यों नहीं मतलब उनको राहत दे रहा है? क्योंकि ईडी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के साथ उनको अरेस्ट किया है। तो वो बात आपको आपके वकील के माध्यम से रखने का अधिकार है, लेकिन वहां कोई राहत मिलती नहीं, इसका मतलब उन्होंने घोटाला किया है। और जो उसमें आता है या विपक्ष दल या ऐसा कुछ नहीं होता, ईडी के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता नहीं कौन सी पार्टी का है। उनके पास रिकॉर्ड आ गया कि उसको वो चर्चा के लिए बुलाते हैं, और उनको लगा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए तो उनको अरेस्ट करते हैं, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही लोगों के आरोप घोटाले ये सब खत्म क्यों जाते हो, तो बात क्यों नहीं? वॉशिंग मशीन, ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है भारतीय? क्या रो?
बीजेपी ज्वाइन करते ही, हाँ? अपोजिशन के लोग बीजेपी ज्वाइन करते ही ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो सब आप जो जाता है? ये प्रश्न है। नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास फिशिंग मशीन है। फिशिंग मशीन मतलब मोदी जी का फेस देखकर, मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है, इसीलिए मतलब लोग हमारे पास आ रहे हैं। और रोज कोई ना कोई तो कांग्रेस वाला उधर मतलब पूरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और इतनी कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ेगी कि खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेगी, ऐसी भी वक्त भविष्य में आ सकता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं अभी, उसका वॉशिंग मशीन का विषय नहीं है। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम पीएस सिंह जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 8 सीटें जीतेगी, 3 सीटें थोड़ी सी टक्कर रहेगी। नहीं, अगर यहाँ पूरे देश भर में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कैसी मिलेगी सीटें 8? तो वो तो बोलने दो, तो बोले हमारी 11 सीटें आएगी। वो तो बोल ही रहे कि भाई हम 400 पार करेंगे। तो करो, अगर जनता तुम्हारे साथ है तो तुम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है उसके मुताबिक 11 सीटें हमारी चुनकर आएगी। और वो दावा करते हैं तो अभी क्या 100 दिन अभी बाकी है। 4 जून को रुझान आने वाले हैं, तो अब देखेंगे कौन सी किसकी सीट आती है। अगले जी 2018 के चुनाव में रमन सिंह ने नारा दिया था, अब की बार 65 पार, और पार्टी 15 में सिमट गई। रमन सिंह ने 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कहा कि इस बार 65 पार, और पार्टी 15 की सीट में सिमट गई। ये भूपेश बघेल ने कहा इस बार 70 पार, 75 पार, वो 35 में सिमट गए। तो ये 400 का पारा कहाँ सिमटने वाला है? नहीं, 400 पार हमने अभी हमारी प्लानिंग किया है कि भाई हमको 400 सीटें मिलनी चाहिए। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल के रुझान आए थे उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली अभी के चुनाव में। और अभी साउथ इंडिया में हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मोदी जी के लाखों की सभा हो रही है। वह डीएमके सरकार पर लोग नाराज है। एक जमाना था कि भाई डीएमके अटल जी के सरकार के टाइम पर वो एनडीए में थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, नवीन पटनायक थे, डीएमके थी। तो ये सब पार्टियों का मिला जुला एनडीए बना था। तो मुझे लगता है कि 400 पार की जो भावना हमने रखी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि भाई हम जीतेंगे। क्या अभी जो भी रिजल्ट आएगी, लेकिन सरकार तो हमारी आएगी। ऐसा कल मोदी साहब ने बताया कि भाई एग्जिट पोल वाले खर्चा मत करो, हम तो 400 पार करने वाले ही है। आपके रिजल्ट आ रहे कि भाई मोदी जी की सरकार आएगी, तो काय के लिए एग्जिट पोल में पैसा खर्चा कर रहे हैं? तो ऐसा उन्होंने बोला है, तो ठीक बात है। हमारा प्लानिंग है कि 400 सीट जीतने का। थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन सरकार तो हमारे आने वाली 100%। और हमारा प्लानिंग है कि भाई हम या ज्यादा सीट जीतेंगे। अभी लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है कि गठबंधन की सरकार अगर आती है तो सबसे पहले मोदी जी और भाजपा के नेता जेल भेजे जाएंगे। मोदी और भाजपा वाले जेल भेजे जाएंगे। लालू जी की बेटी ने बयान दिया है कि गठबंधन की सरकार आई तो भाजपा के नेता सब सारे जेल जाएंगे सबसे पहले। मतलब जो अपने हमारी जो मिसा है, लालू प्रसाद यादव जी ने इनका नाम मिसा रखा है। और ये मिसा रखा है मतलब लालू जी को जेल में कांग्रेस ने डाला था। जब इमरजेंसी आई थी, इमरजेंसी में बहुत सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बीजेपी को मानने वाले, जनसंघ को मानने वाले सभी लोगों को अंदर किया था। तो मिसा का कहना है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो सब जेल में जाएगी। तो जेल में जाएंगे तो अगर हम तो जेल में हम नहीं जाएंगे जेल में, लेकिन हम जरूर आएंगे वेल में। तो
मतलब ये जेल का विषय नहीं है। अगर उनकी सरकार आएगी नहीं तो और अंदर डालना है तो ठीक है, डालो अंदर, कितने दिन ना डालना है आपको अंदर। हम अंदर जाने के लिए भी डरते नहीं है और बाहर रहने के लिए भी डरते नहीं है। तो ये उनका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है और ऐसा स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये कांग्रेस के और दूसरे विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन हैक है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है मशीन? ईवीएम हैक है। नहीं, ईवीएम मशीन कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है, ये कांग्रेस वालों ने लाई है। पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, इसीलिए बहुत सारे देशों में ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन ने मतलब ईवीएम मशीन के माध्यम से जल्दी से चुनाव का प्रक्रिया होता है। एक बटन दबाया, वो सिंबल देखा, नाम देखा और बटन दबाया तो फटाक से वो जल्दी होता है, उसका काउंटिंग भी जल्दी होता है। लेकिन जब इनकी सरकार आई थी पहले भूपेश बघेल की, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? अभी कर्नाटक में उनकी सरकार आई तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? उनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, उधर ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? तो मतलब तुम्हारी फायदे की जब होती है तब ईवीएम मशीन ठीक है, और जब हमारा फायदा होता है तब बोलते कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। तो बदलो ईवीएम मशीन, जो बदलने का विषय होगा तो आप बदलो सब लोग। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। चलो।